सो हे गाइस, दिस इज शुक्ला एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईटी रायपुर के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर। तो इस वीडियो में मैं आपको इस एनआईटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। यहाँ पे हम टॉपिक वाइज बात करेंगे इस एनआईटी के बारे में। आपको इस वीडियो में ए से लेके जेड तक की पूरी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिलने वाली है, चाहे वो इसका फीस स्ट्रक्चर हो, कैंपस लाइफ हो, हॉस्टल हो, प्लेसमेंट हो, इनका कट ऑफ हो, यानी सब कुछ जो कि आपको एडमिशन से पहले जानना ज़रूरी है इस एनआईटी के बारे में, वो मैं आपको इस रिव्यू वीडियो में देने वाला हूं। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको एनआईटी में एडमिशन लेना है लेकिन उनकी रैंक जो है वो उतनी बेहतर नहीं आ रही है। तो लास्ट तक ज़रूर देखना, पूरी इन्फॉर्मेशन है एनआईटी रायपुर के बारे में। एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, सब कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल में कवर करूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करूंगा बेसिक इन्फॉर्मेशन से। तो ये एनआईटी 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था। इनका 100 एकड़ का कैंपस है। अगर कोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बीटेक, बीआर्क, एमटेक, एमआर्क, एम प्लानिंग, एमएससी, एमसी और पीएचडी कोर्स ऑफर होता है। बहुत सारे कोर्स हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटेक और बीआर्क कोर्स की। इनका जो कैंपस है, कैंपस के अंदर की जो डिपार्टमेंट हैं, जो हॉस्टल है, यहाँ पे कैंपस का जो इन्वायरमेंट है, वो सब आपको काफ़ी डिसेंट मिलता है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। अगर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो इनका जो कैंपस है वो काफ़ी बढ़िया कनेक्टेड है। एयरपोर्ट से इसका जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर का है। जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर है और रेलवे स्टेशन से इनका जो डिस्टेंस है ये सिर्फ 5 किलोमीटर का है। तो आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, आपको एनआईटी रायपुर के कैंपस तक पहुँचने में कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। बड़े ही आसानी से आप इस कॉलेज के कैंपस तक पहुंच सकते हैं। एंड अगर सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बीटेक के लिए टोटल 11 ब्रांचें हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सीट्स हैं वो 115 है, जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और मेटलर्जी के अंदर है। 114 सीट जो है वो कंप्यूटर साइंस, आईटी और ईसी के अंदर हैं। 79 सीट्स बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी और केमिकल के अंदर हैं और 97 सीट्स आपको सिविल और माइनिंग में मिलती हैं। तो मेटलर्जी और माइनिंग एनआईटी रायपुर का काफ़ी पुराना है, इस बात पे भी आपको फोकस करना है, ये भी एक फैक्ट है। इसके बाद रैंकिंग देखते हैं। तो रैंकिंग इस कॉलेज की इंप्रूव होती जा रही है। यहाँ से आप देख सकते हो, क्लियर कट यहाँ पे आपको दिख रहा है। 81 से 67 पे पहुंच गया कॉलेज 2018 से 2020 के बीच। तो रैंकिंग इंप्रूव हो रही है। अगर आप यहाँ पे अभी एडमिशन ले रहे हो तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। इस कॉलेज में जो इम्प्रूवमेंट है वो लगातार चलता जा रहा है। नेशनल लेवल पे इस कॉलेज की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की तो एकदम बेसिक है। सबसे पहले जेईई मेन का एग्जाम दीजिए। जेईई मेन के एग्जाम के बाद आपका उसका रिजल्ट आएगा, फिर आपको जेईई एडवांस का एग्जाम होगा, जेईई एडवांस का रिजल्ट आएगा, फिर जोसा काउंसलिंग होती है। जोसा काउंसलिंग में आप एनआईटी रायपुर को चॉइस फिल करके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपकी रैंक जो कट ऑफ में वीडियो में बताऊंगा उसके आसपास आ रही है तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। जोसा काउंसलिंग के बाद जो सीट्स बच जाती हैं, जहां पे एडमिशन नहीं हो पाता है, जोसा काउंसलिंग खत्म हो जाती है, तो फिर सीए से भी स्पेशल राउंड काउंसलिंग होती है, स्पॉट राउंड काउंसलिंग होती है। उसमें एनआईटी रायपुर में एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपकी रैंक 60,000 70,000 के आसपास भी आ रही है, जर्नल से हो ना, तो कहीं एनआईटी का ऑप्शन नहीं बनेगा, लेकिन रायपुर मिल सकता है। अगर आप होम स्टेट वगैरह का कोई मैटर नहीं फंस रहा है तो कहीं एनआईटी का ऑप्शन नहीं बनेगा। बट रायपुर में एडमिशन 60,000 पे भी मिल सकता है, 65,000 पे भी मिल सकता है। तो ये एनआईटी उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनकी रैंक कम है और एनआईटी चाहिए। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे जो फीस है वो मैंने आपको कंप्लीट बता रखा है, एक एक फीस यहाँ पे डिटेल में बताई गई है। यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो हर एक एनआईटी का 62,500 पर सेमेस्टर होता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी जितनी भी फीस है उसको आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। एंड अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से है ना, तो फिर आपको 100% ट्यूशन फीस में ऑफ मिलेगा। ये जो ट्यूशन फीस लग रही है ना 1,25,000 पर ईयर, ये आपकी नहीं लगेगी अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से हैं। अब अगर आप जर्नल, EWS या OBC से, तो फिर क्या करें, तो फिर आपके फैमिली इनकम के बेस पे आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख रुपए से कम है तो आपको 100% का रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसा कि मिलता है SC ST और PWD वाले बच्चों को। अगर आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच है तो फिर आपको 2/3 का रिलैक्सेशन मिलेगा ट्यूशन फीस में, यानी 2/3 1,25,000 में डिस्काउंट मिल जाएगा, रिलैक्सेशन मिल जाएगा।
अगर 5 लाख से ऊपर है फैमिली इनकम तो फिर आपको जो फीस है वो पूरी पे करनी होगी, यानी ये फाइनल अमाउंट आपको पे करना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट हो सकता है अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हो। तो यहाँ पे कैंपस कैसा है, कैंपस लाइफ कैसी है, कैंपस के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, हॉस्टल कैसे हैं, कितने हॉस्टल हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में अब हम बात करेंगे। लाइब्रेरी वगैरह हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हॉस्टल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उन्हें हॉस्टल ए, हॉस्टल बी, डी और एफ अलॉट होता है। इनकी जो कैपेसिटी है वो इनके सामने लिखी हुई है। एक रूम में कितने बच्चे रहेंगे वो भी डेटा आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इनका जो सबसे मेन हॉस्टल है ना, सबसे बड़ा जो हॉस्टल है वो हॉस्टल एच है। 255 बच्चों का जो एकोमोडेशन है वो इनके हर एक ब्लॉक के अंदर हो जाता है हॉस्टल एच में। टोटल 3 ब्लॉक हैं। यहाँ पे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर वाले बच्चे रहते हैं। फर्स्ट ईयर आप चाहे बीटेक में एडमिशन लो, बीआर्क में लो, एमटेक में लो, एमसीए में लो, आपको ये 4 हॉस्टल ही अलॉट होंगे, हॉस्टल ए, बी, डी और एफ। टोटल आपको जो फीस पे करनी होगी 1 साल की हॉस्टल की वो 27,000 है। यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी लगेंगे जो कि पार्ट बी में बताया गया है, जो कि 7,000 है, जिसमें आपको हॉस्टल सीट का रेंट 4,000 लिया जा रहा है। वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का जो चार्ज है वो 3,000 रुपये लिया जा रहा है। मेस का जो फीस है एनआईटी रायपुर का वो कॉमन ही है, जितना नॉर्मल लगता है, 11,500 रुपये। तो हॉस्टल जो है वो अफोर्डेबल हैं। फीस के मामले में हर एक एनआईटी रायपुर ही क्या, बाकी भी एनआईटी जो होते हैं वो अफोर्डेबल ही होते हैं। फीस की दिक्कत आपको नहीं आती है। अगर फैसिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ से आप पूरी फैसिलिटी हॉस्टल की देख सकते हैं। यहाँ पे जो बाकी हॉस्टल है जिनमें फर्स्ट ईयर वाले बच्चे रहते हैं, ए, बी, डी और एफ, यहाँ पे आपको लिफ्ट नहीं मिलती है। लिफ्ट की फैसिलिटी आपको इनके सबसे बड़े हॉस्टल एच में मिलती है। यहाँ पे 5 लिफ्ट हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं उनके लिए रूम भी हॉस्टल एच में ही है। तो ये जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उनको कहाँ अलॉटमेंट करते हैं पीडब्ल्यूडी वाले रूम, ये यहाँ पे बेसिक क्लियर नहीं है। बट अगर आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में हो तो पीडब्ल्यूडी रूम आपको मिलते हैं। एंड इसके बाद जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं, है ना, वो सब की सब यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। बैडमिंटन कोर्ट वगैरह मिल जाता है, गेस्ट हाउस वगैरह जो भी है, गेस्ट रूम वगैरह पेरेंट्स के लिए, वो सारी चीज़ें तो हॉस्टल और कैंपस के अंदर होती हैं। गेस्ट हाउस ही होता है और गेस्ट रूम वगैरह भी होते ही हैं। जो सेमिनार वगैरह करते हैं तो वो जो बच्चे होते हैं वो हॉस्टल एच के अंदर रुकते हैं। मेन इनका हॉस्टल एच ही है ना। यहाँ पे कैपेसिटी वगैरह सब कुछ बेटर है ना, बाकी हॉस्टल के कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पे रहने को तब मिलेगा जब आप सेकेंड ईयर में चले जाओगे, है ना। सेकेंड ईयर के बाद वाले बच्चे यहाँ पे रहते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए तो आपको वही 4 हॉस्टल हैं जो अलॉट होते हैं। बाकी गर्ल्स हॉस्टल की बात करते हैं तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए टोटल 3 हॉस्टल हैं, जिनमें एक पीजी हॉस्टल है, हॉस्टल जी और हॉस्टल ई है। जो फर्स्ट ईयर गर्ल्स होती हैं उन्हें हॉस्टल ई अलॉट होता है। इसकी जो कैपेसिटी है वो अप्रॉक्स 130 स्टूडेंट्स की है। बॉयज़ हॉस्टल की जो अप्रॉक्स कैपेसिटी है वो 1180 स्टूडेंट्स की है। ये अप्रॉक्स में बताया गया है, इसी के आसपास कैपेसिटी है इनकी। एंड हॉस्टल जो गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ पे भी आपको लगभग सेम फैसिलिटी मिलती हैं। कुछ फैसिलिटी हैं जो कि बॉयज़ हॉस्टल में है, लिफ्ट वगैरह, वो सब आपको गर्ल्स हॉस्टल में नहीं मिलता है। हालांकि बॉयज़ हॉस्टल में भी केवल हॉस्टल एच के अंदर ही लिफ्ट मिलती है, जो कि इनका मेन हॉस्टल है, सबसे बड़ा हॉस्टल है। एंड गर्ल्स हॉस्टल के अंदर भी आपको वही डिसेंट फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। बैडमिंटन कोर्ट वगैरह हर एक गर्ल्स हॉस्टल के अंदर नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, सब कुछ साफ साफ आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक इमेज है जो कि हॉस्टल रूम के अंदर की है, तो इससे आपको कुछ आइडिया लगेगा कैसे हॉस्टल है। ये एरियल व्यू है एनआईटी रायपुर का, एंड ये हॉस्टल का नाइट व्यू है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा लग रहा है। एंड हॉस्टल के रूम जो है वो ज़्यादा स्पेसियस नहीं है, क्योंकि एक रूम में 2 या 3 लोग रहते हैं, तो थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। बट हॉस्टल के हिसाब से एडजस्टेबल होता है, उतना तो अपन एडजस्ट कर ही सकते हैं हॉस्टल के अकॉर्डिंग। अगर मेस की बात करते हैं तो देखो, यहाँ की जो मेस है वही सेम है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे रन करती है। मेस जो है वो जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो देखती है, गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल दोनों के अंदर, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉमन ही मिलती हैं हर एक एनआईटी के अंदर, हर एक कॉलेज के अंदर। कोई भी कॉलेज हो वहाँ पे ये सारी बेसिक चीज़ें होती हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस पे रन करेगा, स्टूडेंट कमेटी जो मेस का मेन्यू वगैरह वो सब डिसाइड करेगा। तो बेसिक है। बाकी मेस का जो फूड है वो रायपुर का आपको ठीक ठाक मिलेगा। इसके बाद अगर हम सेंट्रल लाइब्रेरी की बात करते हैं तो इनकी जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो काफ़ी इंप्रेसिंग है। यहाँ पे 1 लाख प्रिंटेड बुक है, तो ये काफ़ी बड़ा नंबर होता है, 1 लाख प्रिंट बुक है। एंड ई बुक की बात करते हैं तो 1.7 लाख ई बुक्स हैं। इनका जो ई बुक कलेक्शन है उसके लिए कुछ रूल्स वगैरह हैं, तो इन्हें आपको यहाँ से पढ़ना होगा। जो डिजिटल लाइब्रेरी है इनकी, उसे एक्सेस करने के लिए कुछ रूल्स हैं, टोटल 14 है। उन्हें आप देख लीजिएगा अगर आप एनआईटी रायपुर में बिल्कुल एडमिशन लेने के मूड में ही हैं, तो ये आपके लिए रूल्स काम आएंगे। कॉलेज जाने से पहले ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो काफ़ी बेटर होगा, नहीं भी पता होंगी तो कुछ आपका चला नहीं जा रहा है। यहाँ पे लाइब्रेरी का जो टाइमिंग है वो 9 AM to 8 PM है, मंडे टू फ्राइडे। एंड सैटरडे इनकी जो लाइब्रेरी है वो 9 AM to 1 PM खुलती है। ये टाइम मुझे
बढ़िया नहीं लगा, इसे भी ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 5 बजे तक तो खुलनी ही चाहिए। लाइब्रेरी जितना ज़्यादा ओपन रहती है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। बाकी लाइब्रेरी की जो बुक्स है ना, ई जर्नल्स वगैरह हैं, वो सबसे ज़्यादा कलेक्शन काम आता है मास्टर्स और पीएचडी वाले बच्चों को। जो बीटेक वाले बच्चे हैं उनका तो ऐसे ही कट जाता है, उनका गुजारा हो जाता है ना, ज़्यादा बुक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी SC ST बुक बैंक वगैरह जो भी होता है बेसिक फैसिलिटी वो सबकी सब आपको यहाँ पे मिल जाती है। बुक वगैरह आपको इतनी मिल जाएंगी कि बाहर से परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सीनियर्स हेल्प कर देंगे, सीनियर्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। एंड अगर कैंपस की बात करते हैं तो यहाँ पे स्पोर्ट्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो स्पोर्ट्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे काफ़ी सारे स्पोर्ट इवेंट होते रहते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, ये सबका सब आपको मिलता है। यहाँ पे कुछ स्पोर्ट एक्टिविटी है NIT रायपुर की, वो मैंने बता रखी हैं। तो जो स्पोर्ट में इंटरेस्टेड है वो इन्हें पॉज करके अच्छे से देख लेना है ना। यहाँ पे इंटर और इंट्रा दोनों टाइप के स्पोर्ट इवेंट होते रहते हैं, तो वहाँ पे आप पार्टिसिपेट करके अपनी जो स्किल्स है उन्हें इम्प्रूव कर सकते हो। बाकी आप जितना अच्छा पार्टिसिपेशन दोगे तो आपका नाम जो है वो कॉलेज के अंदर बनेगा, बेसिक बात है ना। बाकी इनका जो स्पोर्ट फेस्ट होता है वो समर होता है और ये काफ़ी बड़े लेवल पे होता है। सब कुछ अच्छा है कॉलेज का, प्लेसमेंट बेकार है तो फिर कुछ मतलब नहीं रह जाता है। तो कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 2020 का प्लेसमेंट रिकॉर्ड। तो यहाँ पे जो स्काई ब्लू टाइप की लाइन दिख रही है वो एलिजिबल है, इसके बाद जो ब्लू टाइप का दिख रहा है वो ऑफर रिसीव्ड है ना। ये नंबर ऑफ प्लेस स्टूडेंट नहीं है, ये इतने ऑफर रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें बायोमेडिकल में टोटल 16 बच्चे एलिजिबल थे, इनमें से 5 ही ऑफर आए थे। 21 बच्चे एलिजिबल थे, 7 ऑफर आए बायोटेक्नोलॉजी में। कंप्यूटर साइंस का है, कंप्यूटर साइंस में 90 बच्चे एलिजिबल थे और 82 ऑफर आए थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे 90 बच्चे एलिजिबल थे, 79 ऑफर आए थे। ये ऑफर है ना, ये नंबर ऑफ प्लेस स्टूडेंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो जिस भी ब्रांच में इंटरेस्टेड हो उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड यहाँ से देख सकते हो। हालांकि अगर हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल हो गया, यहाँ पे प्लेसमेंट कम हो रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम एलिजिबल है हालांकि। बट बाकी जो ब्रांचेज है वहाँ पे अगर आप प्लेसमेंट देखते हो तो दूसरे NIT के कंपेयर करो, अगर आप इसी रेंज की जो हैं उनसे आप इन्हें आराम से कंपेयर कर सकते हो। 2019 में भी बायोमेडिकल से टोटल 23 एलिजिबल थे, 5 ऑफर ही आए थे। 24 बायोटेक्नोलॉजी से तो 6 ऑफर आए थे, तो ये तो और भी बेकार ही है, 2020 का इससे बेटर है। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो 86 एलिजिबल थे, 88 ऑफर आए थे। तो यहाँ से यार आप प्लेसमेंट वगैरह देख सकते हो, प्लेसमेंट का कितने एलिजिबल कितने ऑफर आए वो सब देख लो। 2018 का भी यहाँ पे बता रखा है। 2018 से 20 के बीच का जो सिनेरियो है एवरेज पैकेज का वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आप देख लीजिए। जो एवरेज CTC था 2018 बैच का वो 6.5 का था, एंड जो नंबर ऑफ कंपनी पार्टिसिपेट की थी कैंपस में वो 68 थी। 2019 में 7.6 का था और 2020 में 9.5। तो इनका जो एवरेज पैकेज है वो आप देखो बहुत तेजी से इंप्रूव हो रहा है, 6.5 से 7.6 और 9.5, यानी 2 साल के अंदर 3 लाख एवरेज पैकेज इंप्रूव होना बड़ी बात होती है। यहाँ पे 6.5 9.5 ज़्यादा सिमिलर नंबर ही दिख रहा है, बट इतना इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी बड़ा होता है। तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड और नंबर ऑफ कंपनियां भी इस कॉलेज में विजिट जो कर रही हैं वो बढ़ रही हैं, 68 से 80 हुई, फिर 101 हो गई। तो ये काफ़ी बढ़िया साइन है इस कॉलेज के लिए, इसीलिए मैंने बोला था कि स्टैंडर्ड कॉलेज है ये। एंड यहाँ से आप देख सकते हो कि टोटल ऑफर कितने रिसीव हुए थे। 2017 में टोटल 438 हुए थे और 2020 जो कि रिसेंट है इसमें सबसे ज़्यादा 587 ऑफर रिसीव हुए थे। इसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ की, लेकिन कट ऑफ बताने से पहले प्लेसमेंट के बारे में 2-3 पॉइंट है वो आपको क्लियर कर दूँ। इनका जो एवरेज पैकेज है वो 2018 से 2020 में 3 लाख सीधे इंप्रूव हुआ है, 9.5 हो गया है, जो कि बहुत बढ़िया बात है। नंबर ऑफ कंपनियां भी यहाँ पे बढ़ रही हैं, ज़्यादा कंपनियां आएंगी, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ज़्यादा ऑप्शन आपके पास बनेगा, आपके पास ये बढ़िया ऑप्शन है, ये एक अच्छा साइन है। तो एवरेज पैकेज भी अच्छा है, कंपनियाँ भी ज़्यादा विजिट कर रही हैं। यहाँ पे जो बायोटेक्नोलॉजी और बायोमेडिकल है उनसे नंबर ऑफ स्टूडेंट कम एलिजिबल होते हैं, तो प्लेस भी कम होते हैं, ऑफर भी कम ही आते हैं। बाकी यहाँ पे जो CS है, IT है, EC है, इलेक्ट्रिकल है, यहाँ पे अगर आप प्लेसमेंट देखो तो बढ़िया है। सिविल का भी प्लेसमेंट यहाँ पे थोड़ा सा खस्ता है, 74 में से 24 ऑफर आए थे, तो सिविल का भी प्लेसमेंट खस्ता है। बट जो CS, IT, EC, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, यहाँ पे प्लेसमेंट आपको बढ़िया मिल रही है। इसके बाद अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो यहाँ पे जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये जनरल कैटेगरी, होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट के लिए है। बाकी आप किसी दूसरे कैटेगरी से हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको आपके कैटेगरी के हिसाब से पूरा कट ऑफ मिल जाएगा। जर्नल वाले बच्चे यहीं पे देख सकते हैं। होम स्टेट के लिए बायोमेडिकल की क्लोजिंग
99,123 थी। इसका एक और बेनिफिट है, अगर आप छत्तीसगढ़ से हो, आपकी रैंक 1 लाख के अंदर आ रही है, जनरल से हो, अपने स्टेट कोटा लगाकर आप इस एनआईटी में घुस सकते हो। आउटसाइड स्टेट की बात करते हैं तो जो क्लोजिंग थी वो 59,219 थी। तो अगर आपकी रैंक 60,000 या 65,000 के आसपास भी आ रही है, आपने सही तरीके से चॉइस फिलिंग कर दी है, तो ये एनआईटी आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।